साल था 2016 जब कश्मीर के अंदर एक जादूगर जादू दिखा रहा होता है जिसका नाम था जफर। तभी वह ये ऐलान करता है कि वह किसी भी बच्चे को इस बॉक्स में डालकर गायब कर देगा। फिर जैसे ही वह इस बच्चे को इस बॉक्स के अंदर डालता है तो पता चलता है कि वह बच्चा सच में गायब हो चुका था। अब जादूगर भी परेशान था, वह बहुत कोशिश करता है फिर भी उस बच्चे को वापस ना कर सका। तो वह बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं बल्कि पूर्व एमएलए अंसारी का बेटा था जिसका नाम था शोएब अंसारी। तो यहाँ पर उस जादूगर को पकड़ लिया जाता है। शहर में इतना बड़ा कांड हो चुका था, इसीलिए इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए डीएसपी रिजवान को बुलाया जाता है। अब हम देखते हैं कि रिजवान बारामूला के एक पुराने घर में शिफ्ट होता है। हालांकि वह अकेला नहीं था बल्कि उसकी पूरी फैमिली थी, जैसे उसकी बीबी गुलनार और बेटी नूरी और बेटा अयान। उसके बाद नेक्स्ट डे रिजवान पुलिस स्टेशन जाता है और सबसे पहले उस जादूगर से मिलता है जिसने बच्चे को गायब किया था। अब जादूगर जफर का कहना था कि उसने उस बच्चे को गायब नहीं किया है बल्कि यही के लोगों ने गायब किया है। तभी रिजवान उसकी जादूगरी देखने के लिए फिर से उसका बॉक्स मंगवाता है और उसमें एक लड़के को बिठाकर ये बोलता है कि इस लड़की को गायब करो। वेल यहाँ पर जफर अपनी कला को दिखाते हुए उस लड़के को तो गायब तो कर देता है, बट अगले ही पल वह लड़का वापस आ चुका था। यानी जफर के इस रहस्यमयी बॉक्स के अंदर भी एक हाइड बॉक्स था जिसके अंदर बच्चा छुप जाता और फिर दूसरी बार खोलने पर वापस आ जाता। तो जफर बार बार ये कह रहा था कि उसने उस बच्चे को गायब नहीं किया, उसे यहीं के रहने वालों ने गायब किया होगा। अब रिजवान समझ चुका था कि असली किडनैपर ये नहीं कोई और हो सकता है, क्योंकि जो बच्चा गायब हुआ था ना तो उसका बाप एक्स एमएलए था। तो रिजवान का कहना था कि उसके दुश्मन हजार होंगे, इसीलिए किसी ने उसे किडनैप किया होगा। उसके बाद हम एक नाई की दुकान में दो बंदे को देखते हैं जो सस्पिशियस बातें कर रहे थे। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उन्हीं ने उस लड़के को किडनैप किया होगा। दरअसल ये बंदा जुनैद था। उसका साथी उसे बताता है कि उन्हें बड़ी फसल नहीं चुननी चाहिए थी। इस पर जुनैद कहता है कि फसल तो भाईजान चुनते हैं, हम तो सिर्फ खेती करते हैं। और यही नहीं, वह रिजवान के भी बारे में बात करते हैं। फिलहाल ये कौन थे, क्या बातें कर रहे थे, वह आगे समझ में आएगा। अब सीन शिफ्ट होता है बारामूला के अंदर, उस घर में जहाँ पर रिजवान रह रहा था। और वह घर कोई मामूली घर नहीं बल्कि उस घर में भी कुछ रहस्य छुपा था, क्योंकि जब से रिजवान की फैमिली वहाँ रहने आई थी तब से कुछ न कुछ होता रहता था, या यूँ कहें कि अजीब सी चीजें सुनाई देती थी। जैसे कि अयान एक कमरे के अंदर कुछ कर रहा होता है, तभी उसे फर्श के नीचे कुछ महसूस होता है। अब उस फर्श के नीचे से एक रहस्यमयी बॉक्स पाता है जिसमें कुछ पत्थर थे। तो अयान उन पत्थर से खेलने लगता है और बार बार उसे ऊपर की तरफ फेंक रहा था, लेकिन जब एक पत्थर ऊपर फेंकता है ना तो वह नीचे नहीं गिरता, यानी ऊपर से ही गायब हो जाता है। तभी उसे ऊपर की तरफ किसी के चलने की आवाज आती है। तो अयान उसे फॉलो करने लगता है और फिर एक बंद कमरे के पास पहुंचता है क्योंकि वहां से किसी की आवाज आ रही थी। अयान जैसे ही जाने की सोचता है बट उसकी माँ उसे बुला लेती है। अब रात को रिजवान अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था, तो यहाँ ये समझ आता है कि नूरी को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि यहाँ ना तो नेटवर्क था और ना ही कोई और सुविधा। नूरी रिजवान से कहती कि इस घर में एक कुत्ते की स्मेल आती है। इस पर रिजवान का कहना था कि जब कुत्ता है ही नहीं तो स्मेल कहाँ से आएगी। तभी नीरा गुस्सा हो जाती है। नूरी के बारे में पता चलता है कि वह पिछले कुछ दिनों में एक ट्रॉमा से गुजर रही थी, या यूं कहें कि उसके साथ पास्ट में कोई घटना घटी थी। वेल जो भी हो, उसके बाद अगले ही दिन एक और चीज होती है। जैसे कि नूरी सुबह सुबह तैयार होकर स्कूल जा रही थी, तभी वह देखती कि इकबाल जो घर का नौकर था वह खाना लेकर उस रहस्यमयी कमरे में जाता है। ये देखकर नूरी उसे फॉलो करती है और फिर वह कमरे से कुत्ते की आवाज भी सुनती है। इससे पहले वह कुछ देखती तभी अयान उसे परेशान करने लगता है। अब नूरी को यहाँ पर शक होता है क्योंकि उसने इकबाल से जब कुत्ते के बारे में पूछा था तो उसका कहना था कि यहाँ कोई कुत्ता नहीं है। तभी रानी बाहर देखती है कि कुछ बच्चे उसके घर की दीवार पर काफिर लिखकर हंस रहे थे। ये देखकर नूरी बहुत दुखी होती है, यानी उसके साथ जो हुआ था कुछ तो ऐसा था जिससे उन्हें काफिर बोला जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रिजवान अंसारी से मिलने जाता है। उससे ये पूछता है कि अगर उसका कोई दुश्मन हो या फिर किसी पर शक हो तो बता दे, बट अंसारी उनसे ठीक से बात
भी नहीं करता। वह उन पर गुस्सा हो रहा था। उसका कहना था कि शोएब उसका इकलौता बेटा है, अभी तक किडनैपर का फोन तक नहीं आया, अगर आएगा तो वह पैसे देकर अपने बेटे को खुद छुड़ा लेगा। वेल यहाँ से तो रिजवान चला आता है। उसके बाद वह शोएब के स्कूल जाता है, जहाँ उसे उसके दो दोस्त मिलते हैं, एक उस्मान दूसरा कमरान। रिजवान को उसके दोस्तों से पता चलता है कि शोएब पिछले कुछ दिनों से बदल चुका था। वह उनको गालियां भी देता था और उनसे दूर रहता था क्योंकि उसको कोई और दोस्त मिल चुका था, जबकि उन्होंने उसके उस दोस्त को कभी भी नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ खालिद और जुनैद फिर से कोई प्लान बना रहे थे, जैसे कि उन्हें किसी को फिर से किडनैप करना हो। अब रात होती है, हम देखते हैं कि नूरी अपना फोन चला रही होती है। तभी खालिद उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, फिर नूरी उसकी प्रोफाइल को चेक करने लगती है। यानी इस बार उनके निशाने पर नूरी थी। नूरी बैठी ही थी कि तभी वहां फिर से इकबाल को देखती है, जो उसी कमरे में खाना ले जा रहा था। तो जब वह इस बारे में अपनी माँ को बताती है तो उनका कहना था कि हम नए लोग हैं, उनके बारे में नहीं जानते, वह किसी स्पिरिचुअल को मानता होगा, इसलिए खाना चढ़ाने ले जाता होगा। अब रात को ही अयान एक बार फिर से उसी बॉक्स को खोलता है जिसमें कुछ पत्थर थे, तो इस बार उसे सिर्फ एक पत्थर मिलता है। अब अयान उस पत्थर को हाथ में लेकर उस तरफ जाता है जहां से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। तो अयान एक कमरे में जाता है तो देखता है कि एक बच्चा बाकी के पत्थरों से खेल रहा था, या यूं कहें कि वह सिर्फ एक बच्चे की परछाई थी, बट अयान उससे डर नहीं रहा था, यानी वह भी उसके साथ खेलना चाहता था। बट वही परछाई उसकी तरफ बढ़ती है और फिर क्या होता है ये तो पता नहीं चलता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग एक और घटना घटती है। हम देखते हैं कि एक फैजल नाम का लड़का था जो नाव में अकेले बैठा था, तभी उसे दूर खड़ा एक बंदा अपनी तरफ बुलाता है। हम देखते हैं कि फैजल जैसे जैसे आगे बढ़ता, दूर खड़ा आदमी और दूर जाता, फिर क्या अचानक फैजल भी गायब। वहीं इस बार भी किडनैपर उसके कटे हुए बाल छोड़ गया था, यानी शहर में एक और बच्चा गायब हो चुका था, जिससे और हड़कंप मच जाती है। रिजवान सलीम से एक बंदे के बारे में पूछता है जो दीवार पर पेंटिंग किया करता था, तो पता चलता है कि उसके नाम था अफजल। तो हम देखते हैं कि अफजल भी उन लोगों के साथ मिला था, यानी वह यहाँ पर जुनैद के साथ था। तभी वहाँ सलीम अपनी एक साथी के साथ आ जाता है, बट अफजल और जुनैद को पता चल चुका था कि बाहर पुलिस है, तो वह यहाँ पर हुई फायरिंग में अफजल मारा जाता है, बट जुनैद भाग चुका था। उसके बाद जुनैद अपने साथी से बात करता है, तो यहाँ पर उसका साथी उसे ये बताता है कि उनकी डील हो चुकी है, चाहे कुछ भी हो जाए वह पीछे नहीं हटेंगे, और ये भी कहता है कि वह रिजवान और उसकी बेटी दोनों पर नजर रखेंगे। तो रही बेटी नूरी की बात, तो इधर खालिद उसे अपने प्यार की जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं कि नूरी चोरी छुपा उससे चैट करती थी, यानी अब वह एक अच्छे दोस्त बन चुके थे, जबकि नूरी को ये पता नहीं था कि वह एक साजिश का शिकार होने वाली है। तभी नूरी को इस बार डॉग दिखाई देता है, वह उसके पीछे जाती है। वह फिर उसी कमरे में पहुंचती है जहां इकबाल खाना लेकर जाता था। अब नूरी को वहां कुत्ता तो नहीं मिलता, बट उसे एक लकड़ी में कुत्ते की सलाइवा मिलती है, यानी लार। नूरी उसे सूंघते ही बेहोश हो जाती है। वह उसके शरीर में अजीब सा रिएक्शन होने लगता है, हालांकि ऐसा रिएक्शन उसके साथ पहले भी हो चुका था। वैसे तो नूरी ही नहीं बल्कि उसकी माँ भी परेशान थी, क्योंकि उसके साथ भी एक अजीब सी चीजें होती थी, जैसे कि उसके अलमारी में एक परफ्यूम की बोतल थी जो हर समय गिर जाया करती थी, जबकि गुलनार बार बार उसे खड़ा करती, बट वह रोज देखती कि वह गिरी पड़ी थी। यानी सिर्फ रिजवान को छोड़कर सबके साथ उस कमरे में कुछ न कुछ होता था। जी हाँ दोस्तों, अयान को उस मिस्टीरियस पत्थर की वजह से एक लड़का का दिखना, वहीं नूरी को कुत्ते का दिखना और गुलनार को परफ्यूम की बोतल। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उस दिन अफजल के शूटआउट वाली जगह से एक पेन ड्राइव मिली थी, तो उसमें एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें जुनैद ने किसी से बात की थी। तो उसके जरिए वह एक कोड पाते हैं और फिर उन कोड को डिकोड करने के बाद ये पता चलता है कि किडनैपर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कि वह उसी स्कूल के लड़कियों को गायब करता था जिसमें शोएब पढ़ता था। अब रिजवान कंफ्यूज था कि आखिर वह एक एक करके बच्चों को क्यों किडनैप कर रहा है, जबकि वह एक साथ भी उठा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल
ये था कि आखिर वह बाल क्यों काट कर छोड़ दे रहा है। उसके बाद एक और कांड होने वाला था। दरअसल खालिद ने नूरी से बोला था कि वह अपने घर के हर एक कोने का वीडियो बनाकर भेजे, तो नूरी वैसा ही करती है। अब नूरी अपने फोन से वीडियो बनाना शुरू करती है। वह धीरे धीरे हर एक कमरे में पहुंच रही थी। हालांकि उसे थोड़ा डर लग रहा था, बट वह हिम्मत नहीं हारती। तभी वह ऊपर के एक कमरे में पहुंचती है जहां पर उसे एक सफेद फूल दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, वही सफेद फूल जो हर एक किडनैपिंग के वक्त दिखाई दिया था, या यूं कहें कि जब भी कोई उसे टच करता उसके बाद उसमें से कुछ धुएं जैसा निकलता और फिर गायब। तो वैसा यहाँ पर होता है। नूरी भी वही गलती करती है जो हर बच्चे ने की थी। नूरी इस फूल को टच करती है, फिर उसमें से धुएं जैसा निकलता है जिससे नूरी डर कर भागने की कोशिश करती है। वह लगातार चिल्लाती रही, बट उसकी आवाज कोई नहीं सुना। यानी यहाँ पर अब नूरी भी गायब हो चुकी थी और बाकी की तरह उसके भी बाल छोड़ दिए गए थे। उसके बाद जब रिजवान को इस बारे में पता चलता है तो वह हैरान था। नूरी का फोन भी गायब था, लेकिन तभी इकबाल उसे बताता है कि उसने नूरी को किसी लड़के के साथ देखा था। यानी कल खादिल नूरी को छोड़ने घर तक आया था। तो अब रिजवान इकबाल की मदद से खालिद का स्केच बनवाता है और फिर उसे लेकर स्कूल जाता है। स्कूल टीचर का कहना था कि जिस तरह बच्चे गायब हो रहे हैं उसकी वजह से स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं। अब रिजवान उसे खालिद को फोटो दिखाता है, बट प्रिंसिपल ने भी उसे नहीं देखा। तभी रिजवान को याद आता है कि उसने इस बंदे को अंसारी के घर देखा था। अब अंसारी की बीवी से मिलता है और उसे इस बारे में पूछता है। तो यहाँ पर पता चलता है कि खालिद शोएब को अपने साथ ले जाकर उसे देश के खिलाफ भड़काता था, यानी उन्हें उग्रवादी बना रहा था। ये मालूम पड़ते ही रिजवान खालिद के घर जाता है। वहां तो खालिद नहीं मिलता, बट एक फोन के जरिए ये पता चलता है कि नूरी को उन लोगों ने ब्रेन वॉश करके उग्रवादी बना दिया था, या यूं कहें कि वह बगावत पर उतर चुकी थी। यहाँ तक कि वह अपने बाप को भी काफिर बोल रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि गुलनार घर के बाहर बैठी थी। तभी उसे घर के अंदर एक आवाज सुनाई देती है। गुलनार अंदर जाती है तो उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो हाथ में माला लेकर जप रहा था। वहीं गुलनार नूरी का फोन ट्राई कर रही थी, तो नूरी का फोन भी उसी घर में बज रहा था। अब वह उसे फॉलो करते करते उस अलमारी के पास पहुंचती है जहां देखती है कि उसके पीछे खुफिया दरवाजा था। फिर अंदर जाते ही वह ये देखते कि वहां एक मंदिर था, यानी वह समझ चुकी थी कि यहाँ पहले पंडित रहा करते थे। तभी थोड़े ही देर में रिजवान भी वहां पहुंचता है। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसे उसकी बेटी को वापस लाना था, लेकिन गुलनार उसे इस बारे में बताती है जिससे वह भड़क जाता है। उसका कहना था कि उसको नहीं पता कि उसकी बेटी अंदर ही अंदर उग्रवादी बनना चाहती थी। अब गुलनार भी गुस्से से ये बोलती है कि सब कुछ उस दिन की वजह से हुआ था जिस दिन रिजवान ने एक बच्चे की जान ली थी। तो उस दिन क्या हुआ था, नूरी किस ट्रॉमा से गुजर रही थी, आइए उसके बारे में जानते हैं। दरअसल ये घटना थी साल 2015 की, जब कुछ लोग जम्मू के अंदर रियासी स्कूल के कुछ बच्चों को होस्टेज बनाए थे। तो उन्हें छुड़ाने वाली फोर्स में रिजवान भी था। रिजवान बड़ी ही बहादुरी से उन आतंकवादियों को मार देता है, बट अनफॉर्चुनेट उस फायरिंग में एक बच्चे को गोली लग जाती है और वह नूरी के सामने ही मर जाता है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर नूरी भी मौजूद थी और अपनी आंखों से देखा था। तब इस वह रिजवान से नफरत करती थी। वेल जो भी हो, एक बार फिर कहानी प्रेजेंट में आती। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुलनार अपने बेटे को सुला रही थी। तभी वह उसकी ड्राइंग देखती है। उसमें वह उसी लड़के की ड्राइंग देखती है और एक कुत्ता भी था। अब उसको शक होता है कि ये सब तो उसके घर में ही हो रहा है। तो गुलनार इकबाल के पास जाती है जो उसी घर में मछली लेकर गया था। इकबाल उसे देखते ही डर जाता है और उसको यहाँ से भागने को बोलता है, बट गुलनार नहीं मानती। वह पूछती है कि वह यहाँ मछली किसके लिए लाया था। अब इकबाल उसे ये बताता है कि वह अगर यहाँ खाना नहीं रखता तो उसे नींद नहीं आती, उसे कुछ भजन जैसा सुनाई देता है, इसीलिए वह यहाँ पर मछली लेकर आता था। तभी गुलनार देखती है कि उस मछली को कोई खा गया था और फिर वहां वही धुएं जैसा कोई आता है जो इकबाल के अंदर समा जाता है। अब इकबाल कुछ अजीब सा बोलने लगता है जिससे गुलनार उसके पास जाती है। तो गुलनार गायब होकर एक रहस्यमयी जगह पर पहुंच चुकी थी जहां पर वो सभी लड़के मौजूद थे जिन्हें किडनैप किया गया था। वह अपने हाथों में कुछ लेकर ध्यान लगाए थे। तभी गुलनार वहां पर नूरी को देखती है। अब वो उसको जैसे ही बुलाती है तभी वह फिर से वापस आ जाती है, यानी वह उसी कमरे में थी
तो इकबाल को भी होश आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ खालिद बॉर्डर पार करते हुए पकड़ा गया था। तो अब उसे मारपीट कर नूरी के बारे में पूछते हैं तो उसका कहना था कि वह नूरी के बारे में नहीं जानता। अब यहीं पर खालिद ये बताता है कि वह बच्चों को किडनैप करके पाकिस्तान ले जाते हैं जिहाद के लिए। वह अपनी एक अलग फौज बना रहे हैं। हालांकि वह ये भी बताता है कि वह आज अपना पहला टारगेट पूरा करने वाले हैं। उसका मतलब ये था कि वह आज पहला लड़का उठाने वाले थे। यानी पिछले दिनों में जो भी बच्चे गायब हुए थे उनमें इनका हाथ नहीं था। इतने में गुलनार रिजवान के पास आती है और उसे ये बताती है कि उसने नूरी को देखा। ये सुनकर रिजवान शौक था। वह कहता है कि हमने किडनैपर को पकड़ लिया है, नूरी सरहद पार है। हालांकि रिजवान गुलनार की बात को नहीं मान रहा था, बट गुलनार एक बात बोलती है। उसका कहना था कि आज वह एक यासिर नाम के लड़के को उठाने वाले हैं। अब ये सुनकर रिजवान यासिर को फॉलो करता है। तो हम देखते हैं कि यासिर जुनैद का भतीजा था। दरअसल जुनैद सबसे पहले अपने भतीजे को ही भेजता है, लेकिन वहाँ रिजवान आ जाता है और उस आदमी को मार देता है जो यासिर को ले जा रहा था। उसके बाद यासिर रिजवान की तरफ गन तान लेता है तो रिजवान उसे रोकता है कि वह उसे कुछ नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं कि वही स्पिरिचुअल चीज यासिर को एक पेड़ के जरिए गायब कर देती है। ये देखकर रिजवान की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह उस पेड़ के पास जाता है तो उसे हर बार की तरह इस बार भी बाल मिलते हैं। वेल यहाँ पर अब रिजवान को समझ आ चुका था कि बच्चे किडनैप नहीं हो रहे हैं, बल्कि कोई आत्मा उन्हें गायब कर रही है। अब रिजवान गुलनार के पास आता है। उसे बताता है कि उसको अब उसकी बात पर विश्वास हो चुका है। वेल अब वह उस आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले वह मछली रखते हैं तो वह मछली खा जाता है, लेकिन इस बार उसके बेटे अयान के अंदर था। अयान उनके पास आता है जो पूरी तरह से ऑब्सेस्ड था। गुलनार उससे उसके बारे में पूछती है तो यहाँ पर पता चलता है कि इस घर में एक फैमिली रहती थी जिनके साथ धोखा हुआ था और उन्हें बुरी तरह मार दिया गया था। इससे पहले वह कुछ बताता कि इतने में वहाँ सलीम आ जाता है तो अयान के अंदर जो इला नाम की आत्मा घुसी थी वह वापस निकल जाती है। अब जैसा कि सलीम के साथ नूरी की स्कूल टीचर आई थी, वह उन्हें ये बताती है कि उसने स्कूल के पास किसी को देखा था जो एक बच्चे को कुछ दे रहे थे, यानी टीचर डर चुकी थी। इतने में वहां की लाइट चली जाती है और फिर उन पर हमला हो जाता है। हम देखते हैं कि जुनैद अपने लोगों को लेकर उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से रिजवान और उसकी बीवी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। और यहीं पर उन्हें उसी घटना के बारे में पता चलता है, यानी वहां की आत्माएं वो घटना उन्हें उनकी आंखों के सामने दिखा रही थी, जैसे कि सब कुछ उनके सामने हुआ हो। तो हम देखते हैं कि एक कश्मीरी पंडित की फैमिली थी। तो शहर में उस समय दंगा फसाद हो रहा था। सभी कश्मीरी पंडितों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था। उनका कहना था कि वह या तो इस्लाम कबूल कर लें या फिर मर जाएं। हालांकि वह इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वह इनको मारना चाहते थे। और ये मंजर काफी ज्यादा भयानक था। यानी यहाँ पर एक माँ, फिर उसका बेटा और फिर दो छोटे छोटे बच्चे। हालांकि वह एक जगह छुपे थे, लेकिन तभी उनके पास एक पड़ोस की लड़की आती है। वह सभी को बता देती है कि वह यहाँ पर छुपे हैं, जिससे सभी मारे जाते हैं। यानी यहाँ पर उस लड़की ने उनके साथ धोखा किया था। तो ये सब गुलनार और रिजवान अपनी आंखों के सामने देखते हैं, जिससे उनकी रूह कांप जाती है। अब जुनैद घर के अंदर आता है। वह रिजवान को बहुत मारा था, लेकिन थोड़े ही देर में वहाँ शौकत पुलिस फोर्स के साथ मौजूद था। वह जुनैद को बोल रहा था कि सरेंडर कर ले, बट वह स्कूल टीचर को गन पॉइंट करके बाहर निकलने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ गुलनार के अंदर आत्मा समा चुकी थी। वह सबको मारे जा रही थी। फिर वह सबसे पहले स्कूल टीचर को गोली मारती है और फिर जुनैद को। यानी यहाँ पर टीचर और जुनैद मर चुके थे, बट सभी हैरान थे कि आखिर गुलनार ने टीचर को क्यों मारा। अब रिजवान को डाउट होता है तो वह जुनैद के फोन से एक भाईजान नाम से सेट नंबर पर फोन करता है, जो उनका मेन मास्टर माइंड था। तो हम देखते हैं कि वह मास्टर माइंड कोई और नहीं बल्कि स्कूल टीचर थी। जी हाँ दोस्तों, जो अपने ही स्कूल के बच्चों को किडनैप करवा रही थी। वही रही बात गुलनार ने उसे क्यों मारा, तो ये वही लड़की थी जो इस दिन उन कश्मीरी पंडितों को धोखे से मरवाया था।
तो ये थी असली सच्चाई। वेल अब हम देखते हैं कि जो भी जिस जगह से गायब हुआ था उसी जगह से वापस मिलता, यानी यहाँ पर आत्माएं उन लोगों को इसलिए पकड़ रही थी ताकि वह किडनैप ना हो सके, क्योंकि वह जिस भी लड़की को टारगेट करते कि उन्हें किडनैप करना है तो उससे पहले वे आत्माएं उन्हें गायब कर देती। तो ये था असली राज। वेल यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती।